साथियों नमस्ते। साथियों, भारतीय मनोविज्ञान शब्द सुनते ही हमारे मनोमस्तिष्क में जिस प्रकार की कल्पना और जो धारणाएं बन के आती हैं और उनके विषयों में जितना हम अभी तक जान पाए और जितना हम लोग नहीं भी जान पाए, उन सभी तथ्यों पे आज चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर। आज चर्चा करेंगे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये गुण कौन से होते हैं। आज चर्चा करेंगे कि भारतीय मनोविज्ञान के ऐसे कौन से तत्व थे जिनसे हम लोग आज तक अनभिज्ञ रहे। अगर भिज्ञ रहे भी तो वो किस स्तर तक रहे, अगर उनको जान भी पाए तो अपने ऊपर उतार पाए क्या, और अगर अपने ऊपर उतार पाए तो उसको समाज में लोगों तक पहुंचा पाए क्या, उन चीजों को प्रचार प्रसार कर पाए क्या। आज भारतीय मनोविज्ञान और पश्चिमी मनोविज्ञान के थोड़े से अंश को जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इसमें सकारात्मक मनोविज्ञान छुपा हुआ है और इनका दृष्टिकोण क्या है सकारात्मक मनोविज्ञान को लेकर, उसको जानेंगे स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से। अच्छे से पूरी डीपली तरीके से समझेंगे। आइए साथ में इसको देखते हैं और जानते हैं। और जो ये यूनिट चल रहा है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, ये उसका थर्ड वीडियो है। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसको देखिएगा। अब ये देखिए मित्रों, जो भारतीय मनोविज्ञान के जो मुख्य स्रोत बताए गए हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। वो कौन से भारतीय मनोविज्ञान के ऐसे स्रोत हैं जिनमें पूरा पूरा भारतीय मनोविज्ञान का दर्शन बसा हुआ है। तो मित्रों, भारतीय मनोविज्ञान के लिए जो वेद हमारे हैं, हमारे पुराण, हमारी उपनिषद, भगवत गीता, बौद्ध और जैन धर्म का साहित्य, ये सभी भारतीय मनोविज्ञान में इसका संलिप्तता पाई जाती है। अब ये देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में जब हम लोग देखेंगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इस श्लोक से प्रारंभ होने वाली श्रीमद् भगवत गीता में भारतीय मनोविज्ञान का पूरा रूप चित्रण, अनेक प्रकार की जो विवेचनाएं हैं वो देखने को मिलती है। श्री रामचरितमानस जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसमें भारतीय मनोविज्ञान का दृश्य प्रतिदृश्य और दिशा परिदिशा देखने को मिलता है। और उसके बाद जितने उपनिषद हैं हमारे में, उन उपनिषदों में ये सारा गुण ज्ञान समाहित है। और उसके बाद जितने वेद हमारे चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी में गुण ज्ञान भारतीय समाज का, भारतीय दर्शन का और भारतीय मनोविज्ञान का समाहित है, समावेश रूप से है। और इतना ही नहीं मित्रों, जो आजकल पश्चिमी देशों के जितने भी मनोवैज्ञानिक और साइंटिस्ट हैं इन चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, उसको जानने के लिए भारतीय संस्कृति की पद्धति को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर शोध पत्रों को जारी कर रहे हैं और अपने आप को वो ज्ञानी बता रहे हैं भारत की चीजों को पढ़कर। आप अंतर समझिए। उसके बाद इसमें जो एक प्रश्न आता है मित्रों, ये सारी चीजें जो है आज कुछ हद तक इसका हिंदी अनुवाद हो चुका है, परंतु ये सारी चीजें संस्कृत और पाली भाषा में अधिकतर है। इसीलिए आजकल का जो जनरेशन है, ये जो आजकल की युवा पीढ़ी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, सभी इसीलिए इन चीजों की ओर कम ध्यान देते हैं, बल्कि अंग्रेजी बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादा अच्छा लगता है उनको समाज में जाने में कि हाँ हम इंग्लिश बोल लेते हैं। मित्रों, हमारी नजर में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं, हिंदी सबसे सर्वोत्तम है, संस्कृत सबसे सर्वोत्तम है और वैज्ञानिक है, परंतु संस्कृत के बाद जो हमारी हिंदी भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी ही शानदार है। और देखिए मित्रों, भारत में पिछले 7-8 दशकों में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में मनोविज्ञान में शिक्षण कार्य और शोध विस्तार से हुआ है, परंतु भारतीय मनोविज्ञान को लेकर कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिली है कि जो भारतीय मनोविज्ञान को लेकर के चीजें आगे विकसित की गई हो, विस्तारित की गई हो। जहां एक और भारत में मनोवैज्ञानिकों ने भारतीय मनोविज्ञान में निहित संप्रत्तियों की उपेक्षा तक कर दी थी। ये समझ लीजिए मित्रों, स्थिति ये आ गई थी कि भारतीय मनोविज्ञानिकों ने ही भारतीय मनोविज्ञान की उपेक्षा की। और यहाँ पर एक तथ्य और देखने को मिलता है कि पश्चिम के कई मनोवैज्ञानिकों ने भारतीय मनोविज्ञानिक में भारतीय मनोविज्ञान में रुचि ली। जैसे कार्ल जंग की थ्योरी आती है, आप उसको आगे चल के पढ़ेंगे, डीपली समझेंगे, जिन्होंने सामूहिक अचेतन का वर्णन किया और भारतीय मनोविज्ञान में रुचि ली और उसको निखार करके अपने क्षेत्र में उसको आगे तक लेकर गए। और ब्रिटिश शासन काल के बाद भारत में आक्रांताओं, मित्रों ये समझने का और गहन चिंतन का विषय है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन लागू हुआ और उसके बाद जितने आक्रांताओं का भारत में आक्रमण हुआ, उनके दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि भारत में तभी राज कर सकते हैं जब भारतीय संस्कृति का समूल नाश कर दिया जाए, भारतीय लोगों में अपने ब्रिटिशता का पूरा
बीज बो दिया जाए। उसके बाद जितने आक्रांता है उन्होंने सभी प्रकार की भारतीय संस्कृतियों को तोड़ने का प्रयास किया, खंडित करने का प्रयास किया, खराब करने का प्रयास किया। आप सभी के समक्ष उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय को किस प्रकार से तहस नहस कर दिया गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को किस प्रकार से धराशायी कर दिया गया। जो भारतीय संस्कृति में भारतीय ज्ञान के मूल केंद्र हुआ करते थे उनको नष्ट कर दिया गया भारत में आने वाले आक्रांताओं के द्वारा। और उसके बाद ये जो हाल हुआ है उसी कारण से आज की पीढ़ी अपनी भारतीय मनोविज्ञान और दर्शन जीवन शैली को समझने में समर्थ नहीं है मित्रों, यही कारण है। परंतु फिर भी धीरे धीरे प्रयास से कुछ हद तक आज चीजों में परिवर्तन आ रहा है और चाहते हैं कि ऐसे परिवर्तन समाज में सार्थक रहेंगे। आप सभी उसमें योगदान और भागीदारी भी निभाएंगे। दूसरे स्लाइड में जब मित्रों हम लोग देखते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान के वो तत्व जिन तत्वों के माध्यम से किसी का व्यक्तित्व शानदार निखर के आता है वो कौन से गुण होते हैं मित्रों? सत्व गुण, रजगुण और तम गुण की विवेचनाओं का उल्लेख किया गया है जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होते हैं, कि व्यक्तित्व को उत्तम बनाने के लिए सर्वोत्तम गुण माने गए हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के विषय में जब चर्चा करेंगे तो इस सारणी को आप देखेंगे ये जो त्रिगुण नाम से फेमस है। जैसे सत्व, रज और तम। सत्वगुण में क्या पवित्रता और ज्ञान वाले लोग होते हैं, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चीजें प्रदर्शित होती हैं उनके। रजगुण में क्रिया और इच्छाएं होती हैं। तम में अज्ञानता तथा निष्क्रियता। इस तरीके के इसमें विश्लेषण होते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसका उदाहरण समझेंगे। सात्विक मनुष्य किसी फल या अथवा मान सम्मान की अपेक्षा एवं स्वार्थ के बिना समाज में सेवा करता है और आगे बढ़ता है। राजसिक मनुष्य स्वयं के लाभ तथा कार्य सिद्धि हेतु जाना जाता है। और तामसिक गुण, तामसिक मनुष्य दूसरे एवं अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करता है। मित्रों ये था अंतर सात्विक, रजोगुणी और तमोगुणी। इन सभी गुण में इसकी विशेषता ये थी। और मित्रों जब इसी में आगे बढ़ते हैं तब एक जो पंडितों के माध्यम से सुना गया या भारतीय ब्राह्मणों के माध्यम से सुना गया, भारत में शिक्षालयों द्वारा सुना गया, जो गुरुकुल चलते थे वहां पे इस पद्धति को जाना गया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके विषय में जाना गया कि भारतीय मनोविज्ञान में ये किस प्रकार से समाहित थे। इसको जाना गया, पहचाना गया कि भारतीय मनोविज्ञान का जो संप्रत्यय है धर्म, मोक्ष, ईश्वर, कर्तव्य आदि को समर्पित है। इन चीजों को समर्पित है भारतीय मनोविज्ञान का संप्रत्यय। और इस संप्रत्यय को समझेंगे कि जिस प्रकार जब ये संप्रत्यय की बात आती है तो स्वास्तिक चित्र हम सभी के नजर में मनोमस्तिष्क में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर मित्रों ये समझने की आवश्यकता है कि धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम और इस चीज को किस प्रकार से भारतीय मनोविज्ञान के दर्शन में बताया गया है। सात्विक ये जो स्वास्तिक चिन्ह है इसमें अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त है। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम, आस्था है। धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम तो आपने पढ़ा ही। बीच में जो स्थान है मित्रों वो ब्रह्म का बताया गया है। इसको सालोक्य कहते हैं, सामीप्य इसको कहते हैं, सामुज्य होता है और स्वरूप ये होता है। तो ये मित्रों था मेन जो पर्सपेक्टिव इसमें भारतीय मनोविज्ञान का। और ये इसमें देखिए मित्रों धर्मोरक्षिता में भी बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार चीजें भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन में सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ में रखी गई है। अब भारतीय विचार नहीं करता अपितु विचार का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। मतलब भारतीय व्यक्ति जो होता है वो केवल विचार मात्र नहीं करता, वो पूरे विचार का प्रत्यक्ष करता है। यहाँ चेतना और अचेतन, मानस विभक्त नहीं हुआ है। और भारतीय मनोविज्ञान में संपूर्ण ब्रह्मांड के सिद्धांत समाहित होते हैं। मित्रों ये बड़ा ही अच्छा और समझने और चिंतन करने का विषय है। जब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि भारतीय मनोविज्ञान में जो व्यक्ति के शरीर और चेतना का जो विषय बताया गया है मित्रों, भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्ति का शरीर, मन और चेतना, तीन मित्रों शब्द है कि शरीर, मन और चेतना, इसका योग है, हमारे मन और शरीर से जुड़ा हुआ है। चेतना जो है मन और शरीर से जुड़ा हुआ है, परंतु गुणात्मक रूप से ये मित्रों भिन्न है शरीर और मन से। लेकिन गुणात्मक रूप से यह शरीर से अलग है। शरीर और मन भौतिक होता है लेकिन चेतना अभौतिक होती है। ये बड़ा ही समझने का बिंदु है कि चेतना जो होती है वो अभौतिक होती है, जबकि शरीर और मन ये दोनों ही भौतिक होते हैं। अब भारतीय मनोविज्ञान की चर्चा करें तो वेदों में चिंतन एवं अब की हास का जिक्र है, जिसके माध्यम से अग्रसर होकर हम विशुद्ध चेतना का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। योग द्वारा विचारों को अनुबंधनों से मुक्त कर सकते हैं
और कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये मित्रों बड़ा ही गूढ़ ज्ञान है जिसको आप हमारे माध्यमों से तो कम ही समझ पाए होंगे। आपको आज ऐसा लग रहा होगा कि कहाँ मनोविज्ञान पढ़ाने वाले व्यक्ति ये कथावाचनों वाले ये शब्द कैसे बोलने लगे, परंतु मित्रों भारतीय मनोविज्ञान में सब समाहित है, तो बोलना हमारा कर्तव्य समझते हैं, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है। अब जब भारतीय में मानव शरीर की जो विवेचना की गई है वो इसमें 4 तरीके की बिंदु बताए गए हैं कि ये जो जड़ है, उसके बाद चेतन कैसा है, उसके बाद पाप और पुण्य, इन 4 के माध्यम से भारतीय मनोविज्ञान में जो है चीजों को विश्लेषित किया गया है और उनको अलंकृत किया गया है। अब जब नेक्स्ट स्लाइड में मित्रों देखते हैं, अब यहां से प्रारंभ होता है इसमें सकारात्मक मनोविज्ञान का किस प्रकार से गुण प्रारंभ होता है। भारतीय मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसे सीधे सकारात्मक मनोविज्ञान के साथ जोड़ता है। ये सबसे ये अच्छा पॉइंट है कि भारतीय मनोविज्ञान जो है सीधे सकारात्मक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई होती है तथा लोगों की आध्यात्मिकता उत्थान का प्रयत्न करती है। भारतीय मनोविज्ञान में आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्मज्ञान के अनुसंधान प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग माना गया है। अब भारतीय मनोविज्ञान के लिए क्षेत्र जो है अध्ययन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन तथा विश्लेषण तिथियां, इस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। अब मित्रों जब इसको चित्र के माध्यम से हम समझेंगे, अगर आप इस चित्र को देखने से ही आपके मनोमस्तिष्क में जो धारणा सकारात्मक आ जाती है, यही भारतीय सकारात्मक मनोविज्ञान का सिखाने का सिद्धांत है कि ये सीधे ही भौतिक गुणों में न जाकर आपको उन चीजों में लेकर जाती है, आपको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करती है। आपकी जो मनोमस्तिष्क की जो चेतना होती है उनमें सकारात्मकता को भरने का प्रयत्न करती है। जैसे इस तरीके के जब मूलाधार चक्रों के विषय में बात की जाती है, चक्रास के विषय में, तो ये मित्रों ओम, हम, यम, रम, लम, टम, इस तरीके के जो शब्द बताए गए हैं योग करने के वक्त, उन सभी पे विश्लेषण किया गया है और अच्छे से चर्चा और विचार किया गया है। मित्रों यहाँ से ये सकारात्मक मनोविज्ञान की भूमिका तैयार होती है भारतीय मनोविज्ञान से, किस प्रकार से सभी चीजों को बताते हुए, विश्लेषित करते हुए और सकारात्मक मनोविज्ञान की ओर इसको अग्रसर किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जब देखेंगे, ये जो बौद्ध, अभी हम लोग ने प्रारंभ में पढ़ा कि स्त्रोत में क्या क्या आता है, तो उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो मनोविज्ञान है वो भी समाहित है और सम्मिलित है। इसमें चित्र के माध्यम से मित्रों देखेंगे कि भगवान बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जी जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उसके विषय में ये सारी चीजें बताई थी। अब जब बुद्ध जी का जिक्र आता है तो मेरे जहन में एक पंक्ति आती है आशुतोष राणा जी की, वो कविता की शानदार पंक्ति है कि हमने तुमको बुद्ध दिया था, तुमने हमको युद्ध दिया। हमने तुमको बुद्ध दिया था, तुमने हमको युद्ध दिया। किसके विषय में चर्चा हो रही है मित्रों? यहाँ पे चीन के विषय में चर्चा हो रही है। हमने तुमको बुद्ध दिया था, तुमने हमको युद्ध दिया, तो आज बनाए कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, कि जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। मित्रों बड़ी शानदार कविता है, आप कभी सुनेंगे आपको भी रोम रोम एकदम अतरंगे एकदम जोश से भर उठेगा। तो वहां पर जब गौतम बुद्ध की चर्चा आती है तो उनके जो कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है, योग, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड द टॉक थेरेपी, ये इतने मित्रों शानदार शब्द हैं। इन पर विषयों पर जब आप चर्चा करेंगे किसी के साथ, या इन शब्दों पर जब आप चिंतन करेंगे, या इन क्रियाओं को आप करेंगे, जब आप योग करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान की अवस्था से मित्रों आप किसी भी चीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ध्यान की चेतन यानी कि अपने मनो मस्तिष्क को मजबूत कर सकते हैं। देखिए जीवन में दो ही चीजों को मजबूत करना है, अपने मन को मजबूत कर लीजिए, अपने शरीर को मजबूत कर लीजिए। इस धरातल पर आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं हो जाएगा, आप सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। और गौतम बुद्ध का जो बौद्ध मनोविज्ञान था उसको समझेंगे बुद्धिज्म साइकोलॉजी। बौद्ध जीवन पर भारतीय वैदिक संस्कृति और समाज की पृष्ठभूमि में विकसित हुआ है, यानी कि यह पूरा भारतीय मनोविज्ञान से ही विकसित है। बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु देख लीजिए मित्रों, समझिए क्या है। जीवन और मृत्यु, सृष्टि की रचना आदि रहस्यों को खोलना ही मात्र नहीं उद्देश्य है, सभी को प्रतिदिन अनुभव हो रहे दुखों से मुक्त कराने का मार्ग सुझाना है। यानी कि सभी की डेली लाइफ में जो दुख आ रहे हैं उनसे उबारने के लिए जिन चीजों का सुझाव होता है वो बौद्ध मनोविज्ञान में सामने से स्पष्टता से दिखता है और उसी में समझने का हम लोगों को प्रयास करना है। और जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हम अपने चिंतन, संज्ञान, इच्छाओं, संवेगों
ये मित्रों 4 शब्द है, इन 4 शब्दों को सुनिए और समझिए। हमारा चिंतन, संज्ञान, इच्छाएं और संवेग, इनको दिशा दे सकते हैं। अपनी चेतना को संसार से निर्वाण की दिशा में ले जा सकते हैं। निर्वाण की दिशा में लेकर गए थे भगवान बुद्ध। अब बौद्ध मनोविज्ञान में जीवन के 4 सत्य हैं। अब उन सत्यों को समझेंगे कि इसमें बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया गया है। आप अष्टांग मार्ग करके डालिएगा यूट्यूब पे या गूगल पे, आप अच्छे से उसका पूरा विश्लेषण दिख जाएगा। उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा, आपको शायद कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। विशुद्ध चेतना को जो करों से मुक्त हो गया है, अनुभव कराने के लिए साझा ध्यान की प्रणाली बताई गई है। अब मित्रों, ये जो प्रणाली बताई गई है, आप इस प्रणाली को समझेंगे और अष्टांग सिद्धांत को समझेंगे। और इस पर अगर आप चाहते हैं तो एक वीडियो अलग से बनाया जा सकता है, अगर आवश्यकता पड़े तो। उसके बाद बौद्ध धर्म दर्शन मनोविज्ञान के संबंध गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा से है। इसको समझने की और पढ़ने की आवश्यकता है। आप सभी इसको पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। जब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, जब जैन मनोविज्ञान के विषय में बातचीत करेंगे, और जब जैन मनोविज्ञान के विषय में जब बातचीत करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित है। पूरा जैन धर्म संबंधित किससे है? तीर्थंकरों से। यानी कि पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, और अंतिम जो तीर्थंकर है भगवान महावीर जी, उनके विषयों से, उनकी बातचीत से, यानी कि उनके ज्ञान से इस पूरे चीजों को विकसित किया गया है। उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जैन धर्म दर्शन और मनोविज्ञान 24 तीर्थंकरों से संबंधित है। ये आप सभी को 24 तीर्थंकर दिख रहे होंगे, अभी सबका नाम पढ़ेंगे। 24 तीर्थंकरों संबंधित है, जिसमें भगवान ऋषभदेव प्रथम एवं भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा के स्थान पर गुणों पर ध्यान दिया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द, बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य। मूर्ति पूजन के स्थान पर गुणों पर ध्यान लगाया जाता है। इसके अनुसार ईश्वर सभी लोगों में शुद्ध आत्मा के गुण के रूप में व्याप्त होते हैं। अहिंसा, धर्म, संस्कार, 3 शब्द मित्रों। शब्दों पर ध्यान देना, ये शब्द ही महत्वपूर्ण है। इन शब्दों पर अगर आपने ध्यान कर लिया तो आपका जीवन कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अहिंसा, धर्म, संस्कार, कर्म फल, वैराग्य पर इसमें बल दिया गया है। कर्म पर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों में बल दिया गया है। हम अपने अच्छे कर्म द्वारा इसे क्षण सहित आगे जीवन काल के लिए, स्वयं के लिए परिमाण को प्रभावित करते हुए दुख से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें बोलना हमारे लिए बड़ी है। आप लोगों ने अपने अपने बुजुर्गों से सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी तो अब सुन लीजिए हमारे माध्यम से। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात, जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा बताई गई है। अब जो 24 तीर्थंकर थे मित्रों, उन सभी के नाम एक बार पढ़ लेते हैं। ऋषभनाथ जी पहले, अजितनाथ जी दूसरे, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद्म प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पंदत्त जी, शीतलानाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासुपूज्य जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरहनाथ जी, मलिहनाथ जी, मुनि श्रुव्रतनाथ जी, नामिननाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी, ये 24 तीर्थंकर थे। इन सभी के ये नाम थे। अब इनके विषय में आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, आपको कहीं ना कहीं उस तरीके का ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपको अभी तक सुनने को नहीं मिला होगा, जो शायद आप सभी के मनोमस्तिष्क में नहीं हो, और जो शायद आप सभी सोचने विचार करने में अक्षम हो। सोशल मीडिया से निकलिएगा, तब इन सभी को पढ़िएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जब बातचीत करेंगे मित्रों, ये वो शब्द है जो बड़े ही, क्या ही बोला जाए इनके विषय में। संसार वह स्थान है मित्रों जहां किसी भी व्यक्ति की सारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं हो सकती। मित्रों, आजकल का व्यक्ति, इस धरातल पर आने वाला व्यक्ति, सभी चराचर जगत में जितने प्राणी है इच्छाओं से लिप्त है। उनके मनोमस्तिष्क में हमेशा इच्छाएं चला करती हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, घर बड़ा हो जाए, गाड़ी बड़ी हो जाए, अच्छा परिवार हो जाए, बड़ा परिवार हो जाए। इस तरीके की इच्छाएं मित्रों चला करती हैं। इच्छित और प्राप्त वस्तुएं बहुत दिन तक अच्छी नहीं लगती। अभी कोई चीज की प्राप्ति करनी है और कुछ समय बाद वो मिल गई, और फिर वो मित्रों वो अच्छी नहीं लगती, उसके बाद कोई और चीज अच्छी लगने लगती है। और फिर जब उस चीज की भी प्राप्ति हो जाती है, फिर कोई एक नई इच्छा जाग जाती है कि अब हमको ये चाहिए।
और जब फिर वो भी मिल जाती है तो इस प्रकार के सर्कल मित्रों चला ही करता है अच्छे लगने का और अच्छा ना लगने का। इसी को जब आप आगे देखते हैं, जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं वे बहुत दिन तक टिकती नहीं है और छूट जाती हैं। ऐसी समस्याओं का घर ही मित्रों संसार बताया गया है। ये जो संसार शब्द है, इसको समझना, इस पे विषय पे चर्चा करना बड़ा ही समय के साथ इसको समझा बताया और बुझाया जा सकता है। आप सभी को कभी समय मिलेगा तो इन सभी शब्दों पर एक से एक लेक्चर लेके आएंगे, अलग अलग पर्टिकुलर। आप उन सभी चीजों को समझिएगा और जानिएगा। एक मित्रों जो ये बताया गया, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे जैसे मित्रों तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, मित्रों जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भौतिक सुख भोगने की जो कामनाएं और इच्छाएं होती हैं वो कम होती जाती हैं। पूरा तत्व ज्ञान होने पर भौतिक सुख भोगने की सारी इच्छाएं मित्रों समाप्त हो जाती हैं। ये जो गुण ज्ञान की बातें हैं, हो सकता है इस उम्र में आपको अच्छी ना लग रही हो हमारे मुंह से, परंतु मित्रों आपका जब समय आएगा तब आपको यही बातें ध्यान रहेंगी। उसके बाद जो अंतिम स्लाइड मित्रों है, इतना था मित्रों भारतीय मनोविज्ञान का, भारतीय दर्शन की जो चीजें थी, किस प्रकार से भारतीयता में समाहित हो करके अपने आप को उभारा जा सकता है, उन चीजों को समझ करके कैसे चीजों को अगर परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इतना सुनने मात्र से ही आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब जब पश्चिमी मनोविज्ञान की चर्चा करेंगे तो पश्चिमी मनोविज्ञान का छोटा सा हमको मित्रों समझ में आता नहीं है, सीधी सी बात। हमारे लिए भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीयता ही सर्वोपरि रही है और सकल ब्रह्मांड जब तक व्याप्त है, जब तक इस धरातल पर चराचर पर्वत, प्राणी, पक्षी, नदी, जंगल इत्यादि व्याप्त है, तब तक भारतीय संस्कृति और भारतीय मनोविज्ञान सर्वोपरि था और है और जीवन पर्यंत रहेगा। ये बड़ा ही स्पष्ट है हमारी तरफ से, तो एकदम क्लियर है। जो हमारे मनोमस्तिष्क में धारणा है उसके अनुरूप, आपके अनुरूप जो भी हो उससे आप समझिए। अब पश्चिमी मनोविज्ञान की जब चर्चा कर रहे थे, कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको समाप्त करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान का पश्चिमी परिक्षेप और जो पश्चिमी मूल्य है उनमें अनुभवों से प्रभावित है और व्यक्ति और व्यक्तिगत संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब मित्रों जो इसमें बताया गया है, इसमें व्यक्तिगत संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है पश्चिमी मनोविज्ञान में। और इसमें जो एक शब्द, चार शब्द है मित्रों, मान, और उसके बाद लक्ष्य, उसके बाद खुशी और अनुसंधान। अब मित्रों इन सभी शब्दों को समझने की आवश्यकता है कि पश्चिमी लोग स्वायत्त व्यक्तिगता और व्यक्तिगत संतुष्टि को महत्व देते हैं, जो भी पढ़ा, और वे भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं तथा आशा, आशावाद और आत्म प्रभाविकता जैसी शक्तियों को महत्व देते हैं। मतलब कि आत्म पर केंद्रित रहते हैं, स्वयं पर केंद्रित रहते हैं। लक्ष्य, पश्चिमी लोग व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं। उसके बाद खुशी, पश्चिमी लोग खुशी को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सफलता प्राप्त करने के रूप में परिभाषित करते हैं खुशी को। अनुसंधान, सकारात्मक मनोविज्ञान में अधिकांश हस्तक्षेप अध्ययन पश्चिमी संस्कृतियों के नमूनों का उपयोग करता है। मतलब सकारात्मक मनोविज्ञान में अधिकांश जो हस्तक्षेप है वो अध्ययन पश्चिमी संस्कृति के नमूनों का उपयोग करते हैं। देखिए मित्रों, जैसा पहले भी बताया कि भारतीय मनोविज्ञान को उस तरीके से नहीं दिखाया गया, उन चीजों को उस तरीके से नहीं बढ़ावा मिला, तो ये इस तरीके के जो अधिकांश इसमें हस्तक्षेप है वो पश्चिमी मनोविज्ञान का देखने मिलता है। अब जब सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य है ताकत की पहचान करना और बेहतर जीवन के लिए रास्ते तलाशना। ये मित्रों एक लाइन है, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बड़ा ही मनोमस्तिष्क को शांत रखना पड़ेगा, तब आप इसको समझेंगे कि सकारात्मक मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है आपके अंदर जो ताकत छिपी हुई है उसका पहचान करना, बेहतर जीवन के लिए रास्तों की तलाश करना। हालांकि विद्वान तेजी से व्यापक से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखे हुए हैं, फिर भी इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपके सिलेबस में है, आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा। परीक्षाओं में पूछे जाने का अर्थ और तात्पर्य इतना मात्र है कि आप इन चीजों को पढ़िए, अपने ध्यान में लाइए, अपने संज्ञान में भरिए, अपने मनोमस्तिष्क में इन चीजों को चलाइए, इन पर विचार करिए, इन पर चिंतन करिए। तब कहीं ना कहीं जाकर आप उन चीजों को समझेंगे किस प्रकार से, किस किस माध्यम से भारतीय मनोविज्ञान में, पश्चिमी मनोविज्ञान में क्या अंतर है। आप चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके माध्यम से आप स्वतः ही जानेंगे कि क्या चीज सर्वोत्तम है और क्या चीज सर्वोत्तम लायक नहीं है। उसके बाद
एक लास्ट जो हम लोगों का मनोविज्ञान शाला का जो कोट है कि मित्रों, आसपास लोगों को देखिए, जानिए, समझिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनोविज्ञान शाला। साइकोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप नीचे कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। सीताराम, जय हिंद, वंदे मातरम।